हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रायंगल को पढ़ रहे थे। ट्रायंगल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और इस लेक्चर में हम लोग जो है ट्रायंगल की जो और अन्य बातें हैं उसको भी कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें थी उसको लेकर के चर्चा की थी, और आप सब लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं, जिस कारण आप देख पाएंगे कि उसमें 3 भुजाएं और 3 कोणों का निर्माण होता है। और साथ में आपने दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी देखी थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और आपने खुद स्वयं ही चेक किया था कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। आपने उस त्रिभुज के अंतर्गत ये भी देखा था कि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर आता है। और जब भी ट्रायंगल के मेकिंग की कंडीशन की बात आई थी तो आपने चेक किया था कि त्रिभुज बनने के लिए ज़रूरी है, मस्ट बी कंडीशन है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने ध्यान में रखा था और इनको लेकर के लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, और उनको कंसीडर करते हुए जो ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं उसको लेकर के भी चर्चा हम करेंगे। ट्रायंगल में जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लिया मैंने कोई एक ट्रायंगल खींचा, इस ट्रायंगल का नाम हम दे दे रहे हैं ABC, और आप देख पाएंगे कि अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसमें से किन्हीं 2 भुजाओं का मध्य बिंदु निकाल लीजिए आप। जैसे आप ये ट्रायंगल आपने खींचा तो आप क्या करिए, इन सारी भुजाओं की माप और सारे भुजाओं की जो माप लेने के बाद जो अंतःकोण है उन सबको चांदे की सहायता से माप लीजिए। ऐसा ही कोई अन्य भी त्रिभुज आप खींच करके देखिए, किसी अन्य माप का, मान लिया ये PQR है। आप भी इसमें भी यही काम करिए कि भुजाओं की माप लिख लीजिए और अंतःकोणों को माप करके चांदे की सहायता से लिख लीजिए। अगली प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी आपको देखने में आएगी। वो ये प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, स्केल की सहायता से मध्य बिंदु पे आप पॉइंट लगा दीजिए। मान लिया हमने एक भुजा AB ले ली और इसकी एक भुजा AC ले ली। इसके मध्य बिंदु को जब भी हम मिलाते हैं, किसी रेखा द्वारा मिलाते हैं इस तरह से, यहां पर भी आप क्या करिए, कोई भी 2 भुजाएं ले लीजिए और इसके मध्य बिंदु को आप मिला दीजिए, तो आप एक सुंदर सा गुणधर्म इसमें भी पाएंगे। वो ये होगा कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी जो भुजा है उसके समांतर होती है, वह उसकी आधी होती है। अर्थात अगर मैं इसका बिंदु यहां पर मैं रख लूं D और इसको रख लूं E, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका D इक्वल टू आ जाएगा हाफ BC। एक तो ये कंडीशन आ गई। मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह उसकी आधी होती है। आप चेक करके देखिए BC की जो माप थी, क्या वास्तव में D की माप उससे जस्ट आधी आ रही है? आप चेक करके देख भी सकते हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चेक करके आप पाएंगे कि BC की जो माप है उससे जस्ट हाफ D की माप आ रही है। तो आप जब ये चीज पालेंगे तो इसमें एक चीज और रह जाएगी। मैंने बताया कि तीसरी भुजा के समांतर ये जो रेखा प्राप्त हुई मध्य बिंदुओं को मिलाने से, इस तीसरी भुजा यानी BC के समांतर है D। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आपने इस कोण को पहले ही माप रखा है, इस कोण को भी माप रखा है। आप इस कोण को मापिए, इस कोण को मापिए। अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आएगा, जिन कोणों को कहते हैं हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई 2 समांतर रेखाएं होंगी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उस दशा में आप पाएंगे
कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर आएगा और ये कोण इस कोण के आपस में बराबर आएगा। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये भुजा डी भुजा बीसी भुजा के समांतर है तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है निश्चित रूप से वो क्या आएगी, वो बराबर आएगी। आप लंबवत दूरी को माप करके भी देख सकते हैं कि क्या वास्तव में वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप इसको चेक कर पाएंगे कि डी भुजा बीसी भुजा के समांतर है। मैंने डी बीसी भुजा के समांतर होने का प्रतिबंध भी बताया और यह भी बताया कि किस तरह से जो कोई भी त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। आप इस वाले त्रिभुज में भी यही कंडीशन पाएंगे। आपने यहां पर क्या किया है, यहां पर कोई दो भुजाएं PQ और QR के मध्य बिंदुओं को मिला दिया है और उसके बाद जो ये रेखा प्राप्त हो रही है तो उसकी जो तीसरी भुजा है, आप जो PR इसमें देख पा रहे होंगे, इसकी जस्ट ये क्या होती है, हाफ होती है। अर्थात यहां पर आप कह सकेंगे आपने PQR त्रिभुज लिया है, यहां पर आप इसको S मान लीजिए, ये T मान लीजिए, ST इक्वल टू आ जाएगा हाफ PR। ST की माप जो है PR की जस्ट हाफ होती है। तो इस तरह से अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है उसमें आप एक नया प्रतिबंध जोड़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी क्या होती है, आधी होती है। अगली बात, अब इस आधार पर इसमें बहुत सारी चीजें और भी निकल करके आएंगी। जैसे कि मान लिया एक हम त्रिभुज खींच रहे हैं, बड़ा ही सुंदर गुणधर्म आपको यहां पर नजर आएगा। एक त्रिभुज हम खींचे ले रहे हैं इस तरह से। मान लिया इस त्रिभुज का नाम है हमारा ABC और इसमें से तीनों भुजाओं की माप हम निकाल लें, इस वाली भुजा की भी, इस वाली भुजा की भी, इस भुजा की भी। तो हम स्केल की सहायता से तीनों भुजाओं की माप को ले सकते हैं। मान लिया स्केल की सहायता से जब मैंने मापा तो इस भुजा की माप थी 18 सेंटीमीटर, इस भुजा की माप आ रही है 16 सेंटीमीटर और इस भुजा की माप आ रही है 14 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज निश्चित रूप से संभव है। इसमें से किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव भी तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होगा। 18 14 को जोड़ेंगे तब भी इसका योगफल 16 से ज्यादा होगा, 18 16 को जोड़ेंगे तब 14 से ज्यादा होगा और 16 14 को जोड़ेंगे तब भी 18 से ज्यादा होगा। निश्चित रूप से त्रिभुज बन पाना संभव है। और निश्चित रूप से इसमें क्या करिए, इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप क्या करिए, उनसे एक रेखा बनाइए। आपने ले लिया BC और आपने ले लिया AC, इनके मध्य बिंदु ये हैं और मध्य बिंदुओं को क्या करिए, आप मिला दीजिए इस तरह से। और यहां पर भी आप इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, इनको भी आप करिए क्या करिए, इनसे मिला दीजिए। यहां पर भी आप इसको मिला दीजिए। तो आप देखेंगे एक नए त्रिभुज का निर्माण हुआ है और निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि इस भुजा की माप क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये आपकी जो भुजा प्राप्त हुई है वो AC भुजा और BC भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा आपको ये रेखाखंड आपको प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से कह सकेंगे ये जो तीसरी भुजा AB थी इसके समांतर होगी ये वाली रेखा। मान लिया इसका नाम है हमारा DE, क्या नाम है इसका, DE, और इसको हम नाम दे रहे हैं F। तो ये भुजा जो हमारी है DE ये निश्चित रूप से सामने वाली जो भुजा AB है इसके समांतर भी होगी और इसकी आधी भी होगी। तो उस कंडीशन में इसकी माप आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये दो हमारी भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर की और 14 सेंटीमीटर की। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई है जिसका नाम है आपका DF निश्चित रूप से अपने AC भुजा के समांतर व उसकी आधी होगी। तब इसकी माप कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर जो इसकी माप है, तो निश्चित रूप से DF आप कहेंगे कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप फिर से पुनः देखेंगे कि जब आप AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाया है किसी रेखा द्वारा तो F और E जो रेखा प्राप्त हुई जस्ट उसके समांतर जो रेखा होगी वो BC होगी
और इसकी माप इस रेखा की आधी होगी, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख पाएंगे एक त्रिभुज आपने जो पाया उन सब की भी माप निकल आएगी। अगर हम चाहें तो इस त्रिभुज के अंदर से फिर से एक आप क्या करेंगे, इन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनमें से किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए आप इस तरह से, पुनः एक रेखा मिल जाएगी आप इस तरह से, पुनः एक त्रिभुज मिल जाएगा और इन सब की माप पुनः आप निकाल पाएंगे। आप देख रहे हैं सामने वाली भुजा की माप 9 सेंटीमीटर है। इसको हम DEF पहले वाले को रखे थे, GHI रखे ले रहे हैं इसको, नेट एंगल को हम देखें तो ये 9 सेंटीमीटर है, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। और यहां पर आप देखें ये वाली भुजा आप निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप देखें ये वाली जो हमारी भुजा है वो निश्चित रूप से कितनी थी, इसकी माप आप देख पाएंगे 7 सेंटीमीटर थी, तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप चाहें तो त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज निकाल पाएंगे और निश्चित रूप से उनकी माप भी आप लिख पाएंगे। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस प्रमेय को लेकर के चर्चा की। और आप इसका निरीक्षण स्वयं कुछ नहीं करना है, आपको पटरी की सहायता से आप माप ले लीजिए और माप लेने के बाद आप देखेंगे जो तीसरी भुजा प्राप्त होगी वो क्या होगी, निश्चित रूप से जो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से रेखा प्राप्त हुई है वो क्या होगी, उसकी जस्ट दूनी होगी। तो हमने ये पाया कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी क्या होती है, आधी होती है। और बेटा एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैं बता रहा हूं इस त्रिभुज के बारे में, वो ये है कि आप जब भी ट्रायंगल को स्टडी करते हैं तो ट्रायंगल पूरी दुनिया में सबसे मजबूत पायदार वाली आकृति होती है। ये साइंस का बुनियादी सिद्धांत है। आपने देखा होगा जब कभी आप लोहे के पुलों पे गए होंगे तो देखा होगा जो उनके जो पायदान होते हैं, जो मेम्ब्रान होते हैं, वो सब ट्रायंगुलर शेप में बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप जब कभी ट्रांजिशन बिजली वाला जो खंभा होता है, पिलर होता है, उसमें भी आप देखिएगा जो ऊंचे ऊंचे खंभे होते हैं उसके भी मेम्ब्रान ट्रायंगुलर शेप में बनाए जाते हैं। निश्चित रूप से ये दुनिया की सबसे मजबूत पायदार वाली आकृति होती है। अगर आप देखें हमारे पास हमने आप देख सकते हैं तीलियों से और जो साइकिल की वाल्व ट्यूब है उसकी सहायता से एक मैंने त्रिकोण बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, वे भी विशेष प्रकार का त्रिकोण है। इसको आप कह सकते हैं ये समबाहु त्रिकोण है, इसलिए क्योंकि इसकी तीलियों की लंबाई बराबर है और साथ में मैंने जो वाल्व लगाया है वो भी समान माप का है, तो निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आगे मैं त्रिभुजों के प्रकार की बात करूंगा तो उसकी लेकर चर्चा होगी। अगर आप देखें तो मैं बता रहा हूं कि दुनिया की सबसे मजबूत पायदार वाली आकृति है। आप इसको जैसे ही इसके ऊपर आप लोड रखेंगे तो ये अपनी जगह से टस मस नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी आकृति मान लिया चतुर्भुजाकार है और उसके ऊपर से मान लिया कोई ट्रेन जाएगी तो आप देख सकते हैं ये इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, आप निश्चित रूप से ढह जाएगी, इसके ऊपर से ट्रेन निकलेगी निश्चित रूप से ढह जाएगी। तो आप देख सकते हैं सबसे मजबूत जो आकृति होती है वो ट्रायंगुलर होती है, ये अपनी जगह से टसमस नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी आकृतियां मैंने यहाँ पर तीलियों के प्रयोग से और साइकिल की जो वाल्व ट्यूब है उसके प्रयोग से बनाई हैं। निश्चित रूप से आप देख पाएंगे एक हमारा देखिए चतुर्भुज है, वो भी विशेष प्रकार का चतुर्भुज, इसमें सारी लंबाई आपस में बराबर है और जिसकी सारी लंबाई बराबर होती वर्ग होता है। ये आप देख सकते हैं एक प्रिज्म की आकार की आकृति है, ये भी मैंने साइकिल की वाल्व ट्यूब और तीलियों की सहायता से बनाया हुआ है। ये एक विशेष प्रकार का हमारा फलक है जिसको विंग्स फलक कहते हैं। इसकी बड़ी ही सुंदरता है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर के जो मेम्ब्रान है ये क्या होते हैं, पूरी तरह से ये देखिए इस तरह से ये अंदर भी धंस जाता है, क्योंकि ये वाल्व ट्यूब से बनाया गया तो यहाँ से ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप इस तरह से अंदर की ओर धंसा भी सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर सा खिलौना भी बन जाता है विंग्स फलक। और उसके बाद ज्यामिति की बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी आकृति आपको देखने में आ जाएगी। यहाँ पर ज्योमेट्री की बहुत प्रकार की मैथमेटिक्स है जिसको आप अध्ययन कर सकते हैं इसमें। इसी तरह का और 3 डायमेंशनल फिगर आप देख सकते हैं, हमारे पास घन की आकृति बनी हुई है।
आप देखेंगे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग समान है। ये भी मैंने साइकिल की वॉल्टी और जो तीली होती है उसकी सहायता से बनाया हुआ है। त्रिभुज के अलावा त्रिभुज आप देख सकते हैं, त्रिभुज के अलावा हमने जो है एक चतुर्भुज बनाया, वो भी आपको मैंने दिखाया। एक पंचभुज बनाया हुआ है। निश्चित रूप से इसके बड़े सुंदर गुणधर्म होते हैं। पंचभुज में आप जब विपरीत साइडों को दबाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक विशेष प्रकार का त्रिभुज बन जाता है जिसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसी तरह हमने एक हेक्सागन भी बनाया है। हेक्सागन 6 भुजाओं वाली आकृति, निश्चित रूप से इसके भी बड़े सुंदर गुणधर्म है। अभी जब मैं पॉलीगॉन को पढ़ाऊंगा तो पॉलीगॉन के ऊपर जो हमारा विस्तृत लेक्चर होगा तो उसमें जो अंताकोणों की माप होती है, समस्त अंताकोणों का योगफल जो होता है, कितने विकर्ण उसमें होते हैं, इसको लेकर के भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए इसको आप विपरीत भुजाओं को जब आप दबाते हैं, दबाने के बाद आप देखिए विशेष आकृति का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आयत, रेक्टेंगल शेप बन जाता है। तो इसके भी बड़े सुंदर से गुणधर्म हैं। आप इस तरह की बहुत सारी आकृतियों को बना सकते हैं। एक तरह से मैंने इसमें देखिए आप पिरामिड की आकृति बनाई हुई है, बड़ा ही सुंदर सा एक आकृति आप बना सकते हैं। ऐसे आप साइकिल की वाल्व टिप जो होती है और जो माचिस की तीली होती है उनकी सहायता से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, आपकी मस्तिष्क की प्रकृति के ऊपर है कि आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ज्यामिति की बहुत ही सुंदर और गहरे सिद्धांतों वाली बुनियादी आकृतियां आप बना पाएंगे, जहां से बहुत ही गहरे सिद्धांत और ज्यामिति के उसके जो शेप हैं, उनके जो तल हैं, बिंदु जो हैं, उनसे जो रेखाएं हैं, इन सारी चीज़ों की आप ज्यामितीय अध्ययन उनके बारे में कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां उसकी सहायता से आप बना सकते हैं। अब आगे जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि त्रिभुज जो होता है, चूंकि जब हमने देखा कि त्रिभुज हमारा बन गया तो त्रिभुज के बनने की जो कंडीशन आपने देखी कि किसी भी त्रिभुज में यदि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो निश्चित रूप से त्रिभुज बन पाएगा। अर्थात ट्रायंगल के मेकिंग की जो कंडीशन है वो आपने जब जान ली तब बात आ जाती है त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। निश्चित रूप से इसको हम दो आधार पे पढ़ते हैं। पहला है साइड्स के बेस पर, अर्थात भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और अगला है हमारा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, एंगल्स के बेस पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और उनके गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो भुजाओं के आधार पर अगर मैं त्रिभुज को बनाने की बात कहूं तो आप कहेंगे इसके टाइप्स, या तो आप ऐसा करिए कि ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। मान लिया जैसे ए बी सी, मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। दूसरी कंडीशन बनाने की क्या हो सकती है, या तो इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं पी क्यू आर में इसकी दो भुजाएं, मान लिया ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा अलग है, अर्थात पी क्यू भुजा पी आर भुजा के बराबर है। और जो तीसरी कंडीशन है वो आप कहेंगे कि या तो तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है ऐसा कोई त्रिभुज हम कंस्ट्रक्ट कर लें जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। इसके अतिरिक्त भुजाओं के आधार पर और क्या कोई तरीका है जिस आधार पर आप त्रिभुज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, खींच पाएंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं। इसलिए क्योंकि तीनों कंडीशन आपने यहां पर ले ली हैं। एक में तीनों भुजाएं बराबर रख ली, एक में त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर रख ली और एक में कोई भी भुजा आपने बराबर नहीं रखी। तो तीनों प्रकार आपने बना ली। एक में तीनों भुजाएं बराबर रख ली, एक में आपने क्या किया, दो भुजाओं को बराबर रख के तीसरी भुजा को अलग कर दिया, और एक में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो निश्चित रूप से इस आधार पर आप देखें तो केवल और केवल आप तीन ही आकृतियां खींच पाएंगे। आप जब इन आकृतियों को खींचेंगे तो इनके कुछ नाम दिए जाते हैं।
ऐसी आकृति जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज करते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। आप देख सकते हैं इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे हमारा ये त्रिभुज कैसा है। आप देख सकते हैं इसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज हमारा कैसा होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा, अर्थात स्केल एंड ट्रायंगल इसको कहा जाएगा। और आप यहां पर देखें तो आपने एक विशेष प्रकार का त्रिभुज लिया जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे इसमें एक भुजा बराबर नहीं है। जब दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है तो समद्विबाहु अर्थात समान हो जिसकी दो बाहु, दो भुजाएं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ये आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्केल एंड ट्रायंगल हो गया। और आप इसको देखें, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसको विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एक भुजा बराबर नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो आपने इस आधार पर यह जाना कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हुआ कितने प्रकार का, वो भी 3 प्रकार आप लिए। और अगर इनके गुणधर्मों को लेकर के आप चर्चा करेंगे, अगर इनके गुणधर्मों को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं थी। निश्चित रूप से आप ऐसा कोई त्रिभुज अगर कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, आप उनके इंटरनल एंगल्स को मापिए, अंतःकोणों को मापिए, आप पाएंगे उनके तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात जो अंतःकोण ए है अंतःकोण बी के बराबर नहीं होगा, अंतःकोण बी जो है अंतःकोण सी के बराबर नहीं होगा, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा। जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज के लिए था। और अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, जैसे मान लिया एबीसी, हमने ऐसा कोई त्रिभुज लिया जिसकी ये दो भुजाएं आपस में बराबर थीं, अर्थात AB भुजा अगर AC भुजा के बराबर है, AB भुजा यदि AC भुजा के बराबर है, तो निश्चित रूप से मैं कह दूं कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन है? अभी कुछ पता कर सकते हैं आप? मैंने आपको भुजाओं की माप और कोणों की सहायता से ये बताया था कि कौन सी भुजा बड़ी कौन सी भुजा छोटी होगी। अभी ये नहीं कह पाएंगे अगर हम इसमें एक कोई कोण यहां पर दे दें, जैसे कि मान लिया हमारा ये है 70 डिग्री एंगल, तो निश्चित रूप से इन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तब आप कह पाएंगे कि इन दोनों कोणों का योगफल अब 110 डिग्री बचा। चूंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और उस दशा में ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 55 डिग्री के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, अगर आपने ऐसा कोई त्रिभुज कंस्ट्रक्ट किया जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर आएंगे। आप चाहे चांदे की प्रयोग से इसको माप करके देखिएगा, अगर उसके तीनों कोण आपस में बराबर आएंगे तो निश्चित रूप से आप ये कह पाएंगे कि उसके तीनों कोण कितने कितने अंश के हैं। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तो उसके प्रत्येक कोण की माप कितने डिग्री हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा जो त्रिभुज विषमबाहु था जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं थी उसके कोई भी अंतःकोण भी आपस में बराबर नहीं है, और जो त्रिभुज समद्विबाहु था जिसकी दो भुजाएं बराबर थी
उनके सामने के अंतःकोण भी आपस में बराबर थे। जैसे कि आपने इसमें यहां देखा कि इसमें आपकी भुजा AB अगर AC के बराबर थी तो निश्चित रूप से इस भुजा के सामने का कोण ABC, कोण ABC और इस भुजा के सामने का कोण आप देख सकते हैं कोण BCA, अर्थात AC भुजा के सामने का जो कोण हो गया वो क्या हो गया, ABC हो गया। और अगर हम AB भुजा के सामने के कोण की बात करें तो कोण ACB आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात अंतःकोण B और अंतःकोण C भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB इज इक्वल टू द BC इज इक्वल टू द CA, देन कंडीशन ऑफ इंटरनल एंगल A इज इक्वल टू द इंटरनल एंगल B एंड इक्वल टू द C। आप देख सकते हैं तीनों अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी कितनी अंश होती है, 60-60 अंश की होती है। तो आप इसको चाहें तो आप इसको प्रयोग के जरिए भी माप सकते हैं, लंबाइयां मापने के जरिए। जो भी मैंने गुणधर्म बताए ये सारे गुणधर्म आप उस जो प्रयोग करेंगे वो सारे गुणधर्म उसमें होल्ड करेंगे। अगली बात आती है कि हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला इसमें मैं कहूं ऐसा कोई त्रिभुज बना लीजिए कि जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। और निश्चित रूप से ऐसा त्रिभुज भी बना पाएंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम हो। तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। और अगर ऐसा कोई त्रिभुज लिया जिसका एक कोण 90 अंश होगा, जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, कोण ABC इज इक्वल टू द 90 डिग्री, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। राइट ट्रायंगल। और जो हम देख सकते हैं तीसरा जो हमारा प्रकार आएगा, हमने इसमें क्या किया था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम लिया था, तो हमारे ऐसे त्रिभुज को नाम दिया था हमने न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी कंडीशन में एक कोण हमने क्या लिया था, 90 डिग्री लिया था, तो वो हमारा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। और तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा कोई त्रिभुज हम लें जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। मान लिया एक कोण 120 डिग्री है, तो निश्चित रूप से शेष जो दो कोण बचेंगे वो क्या होंगे, आप देख सकते हैं दोनों कोणों का योगफल 60 डिग्री होगा, अर्थात वो दोनों कोण 90 डिग्री से तो कम ही होंगे। मान लिया यहां पर मैं 90 डिग्री लेता, 91 डिग्री लेता, तब भी ये दोनों कोणों का योगफल क्या आता, 90 डिग्री से कम ही आता। तो अधिक कोण त्रिभुज इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और शेष दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने समझा कि जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी क्या खूबी है, उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, निश्चित रूप से आपने देखा कि समकोण त्रिभुज में ऐसा कोई त्रिभुज मैंने ले लिया जिसका एक कोण 90 अंश होता है, निश्चित रूप से जो शेष दो कोण बचेंगे उनकी माप क्या होगी, 90 डिग्री से कम ही होगी। क्योंकि जब एक कोण 90 अंश ले लिया है तो कोई दूसरा कोण 90 अंश ले ही नहीं सकते, कोई माप तो तीसरे कोण की होगी ही होगी, भले ही वो 1 डिग्री क्यों ना हो, तब भी आप देखेंगे दोनों कोण क्या आएंगे, 90 डिग्री से कम ही आएंगे। यहां पर भी आपने देखा। और तीसरी कंडीशन में जब अधिक कोण त्रिभुज आपने पढ़ा तो निश्चित रूप से यहां भी देख पाए ऐसी कोई निष्पत्ति हम अगर त्रिभुज की करते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक लें तो शेष दो कोण जो होते हैं वो भी 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम ही होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अर्थात कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। इन सब की विशेषता भी जान ली। एक बार पुनः समझे, न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम ही होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, शेष दो कोणों की माप 90 अंश से कम होती है। और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, शेष दो कोण 90 अंश से कम होते हैं। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आगे की क्लास में, आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज में कौन सी खूबी होती है और उनकी भुजाओं के आधार पर हम उसमें जो हाइपोटेनियस है उसको लेकर के निष्पत्ति करेंगे त्रिभुज में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।